हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम आपके बीच फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में हमें देखना है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके बारे में देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें समझना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बट समझना ये है कि क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल थी, नहीं थी, कैसा था, तो उस सिचुएशन की बात करते हैं। तो पहले यदि हम बात करें तो हमने ये देखा था, जो आपके पास करंट था, क्या पता भाई, करंट। तो करंट की यदि बात करेंगे तो बोला गया भाई, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो, कहने का मतलब क्या था, यदि एक चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज के पास, अपने पास एक तरह से बोला जाए तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन वही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देना तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाता है। मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ था भाई। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे क्या ये बोला गया, क्या कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या जस्ट लाइक मान लो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना पॉसिबल है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि हाँ, ऐसा होता है कि नहीं। देखो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं था कि मैग्नेटिक फील्ड में मतलब क्या होगा, उसके वजह से। ठीक है, तो वही लिखा ना, प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक ऐसा मेरी बात है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट यदि देखा जाए, करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या होगा, बोलो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे भाई, इसका आंसर है एस। इसका आंसर क्या है, एस। ठीक है, चलिए आगे यदि बात करते हैं तो पहले चीजों को समझते हैं, फिर समझेंगे वो उसके बारे में। ठीक है, वो तो यस हो गया। अब कैसे, कितना, क्या होगा, उसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स समझो, उससे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, तो बोला गया था नंबर ऑफ, क्या था भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस, किसी सरफेस से। ठीक है ना, किसी सरफेस से जितनी भी क्या आ रही हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दो यहाँ पे, ज़्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, उसी को हमने क्या नाम दिया था, बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सेम ऐसा ही होगा भाई, किसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि मैं बात करूं तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही होगा। क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ, वही बात, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस बार किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है। ठीक है ना, तो उस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग टोटल फ्लक्स की वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक है, तो एनी क्रॉस सेक्शन बोले या एनी सेक्शन एरिया या एनी सरफेस बोल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी सरफेस या बोल सकते हो। ठीक है ना, क्या बोल सकते हो, सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है भाई। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, तो मतलब ये था, देखो ना, जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, जैसे ये मान लो तुम्हारे पास सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कहूँ कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है।
तो देखो बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे जो ऐसे साइड से निकल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो इसमें से होकर जाएंगी भाई, ठीक है ना। तो ऐसी लाइंस की मैं बात करूंगा जो इसमें से होकर पास करे। देखो इसको इतना ही लाइंस है जो उसके अंदर से जा रही है, तो उसे हम लोग ट्रीट करेंगे कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो बाहर चला गया इस वाले को और इस को हम ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े यदि, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे क्या, अमाउंट ऑफ या वही होगा कितना, मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि बात कर रहे होगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, हमें उसकी बात करनी भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल देंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल देंगे भाई, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या बोलेंगे, एंड क्या बोलेंगे बताओ तो, एंड एरिया वेक्टर, क्या बोल देंगे, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे एंड एरिया वेक्टर की बात करेंगे। अच्छा एरिया वेक्टर क्या है, सभी को पता है। जैसे मैं एरिया वेक्टर यहीं पे आपको डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अपने पास क्या है, कोई सरफेस, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या है भाई, देखो कोई सरफेस है, जैसे ये सरफेस हो गया, तो इस सरफेस पे मैं बोलना चाह रही हूँ, ये सरफेस हो गया ना, ये सरफेस हो गया, ये पूरा अपने पास सरफेस है, ठीक है। तो इन सरफेस की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर हो, एंगल कितना क्रिएट करे, 90 डिग्री। और ये जो वेक्टर होगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इट्स मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द सरफेस। क्या बताएगा वो, एरिया ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ये तो ऑलरेडी पता है, ये तो होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर, मॉड ऑफ ए क्या होगा, एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। क्लियर है बात, याद रखना भाई, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बोला कि इक्वल टू किसके है भाई, बोलो तो, बोला गया क्या, बी डॉट ए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जस्ट क्या, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। अच्छा इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, सभी को पता है, बी ए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, बी ए क्या कर जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, उनको समझना है तो समझ सकते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तब फाइव बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सब बकवास है, मतलब ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, तो क्या इसमें पढ़ना, क्या सोचना। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फाइव बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ए। क्लियर। थीटा की वैल्यू यदि मैं 90 रख दूँ तो क्या होगा, तो सर फाइव बी इज इक्वल टू बोलोगे बी ए कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लड्डू हो जाएगी, तो फाइव बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ऐसे थीटा की वैल्यू में 180 कर दूं तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फाइव बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू देखो -1 होती है, क्या होती है, माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा इसमें माइनस प्लस का भी क्या कुछ खास रोल है, हाँ है। यदि प्लस में आ रहा है तो फ्लक्स इंटर कर रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, इंटर इनटू द सरफेस। ये कहाँ जाएगा, सरफेस के अंदर। यहाँ तो फ्लक्स है नहीं, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा भाई, ये इमर्ज करेगा, ये इमर्ज करेगा। जैसे अपने पास से सरफेस हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, मैंने कहा इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इस तरफ। और अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी इधर ही निकल रही हैं, वो भी इधर ही निकल रही हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ कि तुम बोलो एरिया वेक्टर इधर है सर, लेकिन मैं इस सरफेस की बात करूं, इधर इस साइड, तो इसमें से इंटर कर रही है, बोलो तो इस तरफ का तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, लेकिन इस साइड का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा कि नहीं। तो यहां से निकलेगा तो इसका तो पॉजिटिव, जो कि मैंने लेफ्ट साइड बताया, लेकिन इस वाले सरफेस के, इसके लेफ्ट वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, लेफ्ट में। और यहाँ पर जो फ्लक्स हो रहा है वो इंटर करेगी, तो इंटर करेगी तो नेगेटिव, इंटर करेगी तो नेगेटिव, और यदि बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन को देख लेते हैं इसके, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं भाई, यूनिट एंड डायमेंशन की, ठीक है। तो कुछ बड़ी बात तो है नहीं,
यदि यूनिट एंड डायमेंशन की बात करोगे तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि इसका यूनिट बताओ भाई, तो यूनिट तो किसके हिसाब से पाएंगे, फार्मूले के हिसाब से बताएंगे ना। फाइव बी इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, बी ए कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा का यूनिट तो होता नहीं, तो केवल बी और ए का बोलेंगे। तो बी का क्या होता है, टेस्ला, और उसका क्या होगा भाई, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं वेबर। ऐसे क्या बोलते हैं, वेबर। इसे दिखाते किससे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वी से। मतलब तुम ये बोल सकते हो सर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वेबर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। और एक यूनिट होती है भाई इसकी सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। तो इसका जो सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो सीजीएस यूनिट जो होता है मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल, ठीक है ना। क्या होता है, मैक्सवेल। यदि बात करेंगे अच्छा 1 मैक्सवेल या 1 वेबर किसके इक्वल होगा, तो देखो ये वेबर बड़ी क्वांटिटी होगी ना, क्योंकि ये एसआई है, ये एम केस है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर कितना होता है, 8 होता है। 8 क्या होगा, मैक्सवेल। ये याद रखना भाई, ये क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। चलो अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन के लिए देखो एक काम और चाहिए मुझे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बी या एफ इज इक्वल टू पढ़ा था क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ से यदि तुम सोचो बी की वैल्यू निकालो, साइन थीटा यहाँ पे भी नहीं होगा, तो साइन थीटा को इग्नोर मारते हैं। तो एफ बाई कितना हो जाएगा बताओ, तो एफ बाई कितना हो जाएगा, क्यू भी, एफ बाई कितना हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो देखो क्या हो जाएगा। तो फाइव इज इक्वल टू मैं लिखूंगा सीधे सीधे बी ए, या बी के प्लेस पे लिखूंगा एफ बाई क्यू भी, और इंटू कितना हो जाएगा ए। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालो भाई, क्या आ जाएगा बताओ। तो एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया। एरिया का कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, और क्यू की बात करेंगे तो ए टी, और फिर भी की बात करेंगे तो एल टी माइनस वन। चिपकाओ तो यम तो हो जाएगा अकेला, एल स्क्वायर और एल, देखो एक एल के नीचे से कैंसिल हो जा रहा है ना, तो क्या बचेगा, एम एल स्क्वायर बच जाएगा, सीधे सीधे बोल सकते हो। एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरी, यदि मैं टी की बात करूँ तो टी एक नीचे प्लस है, माइनस से 2 तो हट जाएगा, तो टी माइनस टू ही बचेगा, और एक अकेला ए बच जा रहा है। भाई ए को ऊपर ले लो, नहीं नाराज हो जाएगा, बट हाँ ऊपर लाने के लिए उसका जो पावर होगा वो चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये बात आ गई भाई किसकी, ये हो गया बात डायमेंशनल फार्मूला की, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। यदि क्वेश्चन की बात करोगे तो मैं क्वेश्चन खुद से ही देते रहा हूँ ऐसे नॉर्मली, ठीक है ना। फाइंड, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ surface is given by A vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap if the electric field, if the magnetic field is B vector is equal to 3i cap minus 2j cap प्लस का 5k कैप। ये है भाई। तो हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए आप कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ सोचना है क्या, हमें ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी मतलब ए लाइक एरिया वेक्टर है, और बी हमारा मैग्नेटिक। तो हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स क्या है भाई बताओ, बी डॉट ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, इंटू क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस क्या हो जाएगा 4k कैप। और डॉट प्रोडक्ट में पता है भाई, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो 3 का 2 में करेंगे 6, माइनस इंटू माइनस इधर प्लस हो जाएगा, फिर 2 का 3 में करेंगे 6, और इसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, 5 4 जाएगा कितना हो जाएगा 20। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, तो 32 हो गया। क्लियर है बात। चलो अब यहाँ देखो मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ और क्या है वो
नोट पॉइंट है, मतलब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ याद रखना। कभी कभी देखो, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्मेट में दे दिया, अभी क्या होगा, मैग्नीट्यूड दे देगा तुम्हें, एंगल दे देगा, एरिया दे देगा, तो उस केस में तुम सीधे सीधे क्या लगाओगे, बी ए कॉस थीटा, क्या लगाओगे, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर यदि मैं तुम लोगों से ये बोलूँ कि भाई जो थीटा है, यहाँ जो थीटा आया था, यहाँ लिख लो थोड़ा सा, थीटा जो है क्या है, ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड क्या है भाई, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वो क्या है, एंगल है भाई। तो थीटा, और एक चीज क्या बताया था, याद करो, यहाँ पर मैंने बोला था एरिया वेक्टर जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उसके हिसाब से जब वर्क करोगे तो देखो क्या आएगा, मैं बोलूँ इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल अल्फा with magnetic field, then angle between area vector and क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान समझो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया मान लो, और तुम्हारा ये प्लेन हो गया, ठीक है ना, ये सरफेस हो गया, ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। लेकिन अब ये देखो ना, ये एरिया वेक्टर तो इधर आएगा, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। तो ओवरऑल देखो ना ध्यान से, तो भाई एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, ये थीटा। तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, इस साइड से भी तो 90 होगा। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, देखो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, बोल सकते थे, रुको ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलूँ क्या, कि यहाँ पर इन दोनों को ऑब्जर्व करो पूरा मिला के, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो याद रखना भाई कि इस केस, ऐसे सब क्वेश्चन जब आएंगे तो उस केस में तुम्हें थीटा निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव कुछ भी है भाई, मतलब करोगे तो गलती तो होगा ही, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा चांसेस होता है, जो थीटा दिया होगा रख के लगाओगे, ऑप्शन मैच करेगा, टिक करके खाली हो जाओगे, लगेगा हाँ भाई ने तो कर दिया सही सही। लेकिन याद रखना कि प्लेन परपेंडिकुलर यदि बोल रहा है, तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब अल्फा की वैल्यू 90, तो एंगल कितना हुआ, बोलो 90 माइनस 90, 0 डिग्री। यदि बोला गया प्लेन पर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे, समझेंगे, नहीं तो क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल आता हुआ न्यूमेरिकल फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे भाई जो मेन पर्पस था हमारा, ठीक है ना। अब इस चीज को समझेंगे तो समझ में आएगा फ्लक्स मैंने क्यों पढ़ा है, ठीक है, फ्लक्स मैंने क्यों पढ़ा है ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला उसको पहले देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हमें बात करनी, किसकी बात करनी भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो कह रहा है द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसकी बात कर रहा है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड करना ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सरफेस के, यदि मतलब जो अपने पास क्या है, कहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, तो एक क्लोज सरफेस में जो जिसके अलोंग से क्या हो रहा है, फ्लक्स पास कर रही है, और वो फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो अपने पास एक सर्कुलर लूप है, कैसा लूप है भाई, सर्कुलर, कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पर तो लेते तो भाई पता नहीं क्या आ गया, ये मान लो सर्कुलर लूप है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से लूप है। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ से फ्लक्स लाइन देखो, यहाँ से फ्लक्स लाइन क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स लाइन क्या करेंगे, पास करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बाहर तक पूरा निकाल देता हूँ, नहीं तो ऐसे मान लो ये ऐसे लाइंस क्या हो रही, निकल रही थी, ठीक है, ये फ्लक्स लाइन जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब इसके थ्रू क्या है, फ्लक्स है।
लेकिन ये फ्लक्स की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, इसका कहना है। बोलो भाई ये क्या बोल रहा है, देखो ना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोला है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, कैसे भाई, क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई बात यहाँ पे किसकी करनी थी, फ्लक्स की बात करनी है, लेकिन वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स, या ये भी तुम कह सकते हो कि नंबर ऑफ क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, sorry, magnetic field lines must be changed to produce, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस, या क्या बोल दूंगा मैं, इंड्यूस, ठीक है ना, क्या, ईएमएफ लिंक्ड विद द, या ईएमएफ छोड़ तो लिंक क्या अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना लिख रहा हूं, ईएमएफ इन द क्लोज्ड लूप, ठीक है ना, कोई क्लोज लूप है, उस लूप में यदि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, तो क्या होगा, उस क्लोज लूप में क्या होगा भाई, बताओ, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं इतना भी कहना चाह रहा हूं, इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। देन उस केस में क्या होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भाई किसकी, फैराडे एक्सपेरिमेंट की, किसकी बात आती है, फैराडे एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, यदि फैराडे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, कि अपने पास देखो क्या है, उन्होंने ये तर्क लगाया था कि फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर भी था, अच्छा फ्लक्स चेंजिंग के बारे में वो है, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर क्या है, एक क्या है अपने पास, क्लोज लूप है, ठीक है ना, या ऐसे नहीं करके मैं ऐसे कर देता हूँ कि अपने पास देखो एक कॉइल है, ठीक है, एक क्या है, कॉइल है, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ क्या, एक गैल्वेनोमीटर। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर ये करता है भाई कि करंट को डिटेक्ट करता है, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया कि करंट पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, दूसरा करंट के डायरेक्शन को भी क्या करता है, वो बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स कैसे चेंज करोगे, ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होगा, अब यहाँ पर तो करंट इसमें खुद से पास नहीं कर रहा है, तो उधर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैग्नेट ले लेता हूँ, और बार मैग्नेट का देखो जब नॉर्थ पोल लेके आओगे, आपको पता है पोल्स के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, पोल के पास जो होता है स्ट्रेंथ जो होता है भाई, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, पोल के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। जब पोल को पास लेके जाएंगे, ठीक है ना, इसको जब पास में लेके जाएंगे तो फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्या भाई, सोलेनॉइड, अभी जो लिया हूं मैं वो क्या लिया हूं, सोलेनॉइड, ठीक है ना, वो क्या होगा बताओ, सोलेनॉइड इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीजेज व्हेन वी मूव अ बार मैग्नेट टुवार्ड्स द सोलेनॉइड, ठीक है ना, सोलेनॉइड की तरफ यदि हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेट को मूव कराएंगे, देखो उससे दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स बढ़ने की वजह से यहाँ पर इस वाले केस में यदि मैं बात करूँ, इस वाला जो अपने पास रीजन है कौन, सोलेनॉइड, इसको जब पास लेके आएंगे तो आपको पता है ना, ये देखो फ्लक्स ऐसे निकलेगा ना इसमें से, तो जब पास में लेके आएंगे तो सोच के देखो, पास में लेके जाने से क्या होगा, बताओ, पास में लेके जाने से क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी भाई। जब फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये जो अपने पास क्या है, ये जो अपने पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर पे दिखेगा डिफ्लेक्शन, क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इन्होंने इससे पाया कि चेंज इन
चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना, इन अ क्लोज लूप प्रोड्यूसेस क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या भाई, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होता है जब ईएमएफ होगा, तो वहां पर इसलिए बोला जाता है कि ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा और करंट भी प्रोड्यूस होगा, और बेसिकली इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। बात क्लियर है, बोलो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कुछ तरीके हैं, ठीक है, किस तरीके से फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे डिक्रीज कर सकते हो, क्या होगा, किस सिचुएशन में प्रोड्यूस होगा, किस में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो पहली बार क्या दिखाया जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। जब नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स देखो इसमें दिखाया गया कि फ्लक्स क्या करा, एज ए समझ लो इंक्रीज करा, नंबर ऑफ उसमें फ्लक्स दिखा रहा है ज्यादा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो यहाँ क्या दिख रहा है, डिविएशन दिख रहा है, मतलब क्या होगा, करंट भाई इंड्यूस होगा। बात क्लियर है। इसको जब दूर लेके जाओगे, देखो ये क्या कर रहा है, दूर ले जा रहा है। जब दूर ले जा रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है बताओ, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये डेविएशन भी देखना, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट की तरफ एरो गया है, इधर कैसे गया, लेफ्ट की तरफ। मतलब इसको दूर ले जाने में फ्लक्स में चेंजिंग हो तो रही है, लेकिन एक बात और हो जा रही है, क्या, कि करंट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। इस बात पे फोकस रखेंगे, अब इस रूल को बताएंगे आगे, ठीक है ना। पहले बस इतना रखो कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पहले वाले में फ्लक्स क्या था, ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया, ऐसा। तो वही सेम चीज़ देखो, ये नॉर्थ के साथ कर लिए, साउथ के साथ भी करोगे तो वैसा ही होता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब यदि आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि देखो वेलोसिटी इसकी जीरो है भाई, ठीक है ना। मैग्नेट जो है वो किस में है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो नो फ्लक्स चेंजेस। बोलो फ्लक्स चेंज होगा क्या, नहीं। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो जब फ्लक्स चेंज जीरो है, ठीक है ना, डी फाई यदि मैं बोलूँ या डेल्टा फाई की वैल्यू बोल दूँ, डेल्टा फाई क्या है, जीरो है। तो इस केस में देखो यहाँ डेविएशन भी कितना है, डेविएशन भी जीरो है, डेविएशन भी कितना है, जीरो। मतलब करंट की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो है। करंट की वैल्यू कितनी है, जीरो। या ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, इस वाले केस में, कि ये तो रेस्ट में है लेकिन मैं इसको मूव करा रहा हूँ। जब इसको मूव कराऊंगा तब भी क्या होगा बताओ, तब भी फ्लक्स की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तब देखो फिर डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस ऐसा एक तरीका है कि मतलब कैसे आप, मतलब अभी मैग्नेट को मूव कर रहे थे, अभी मैग्नेट को छोड़ दो, तुम इसी को कॉइल को ही लेके चले जाओ पास में, तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, मतलब फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, चेंज होगा। मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन होगा तभी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय वेराइंग करंट ऑफ नेबरिंग कॉइल। अब वही बात है देखो, अब यहाँ पे दो कॉइल है, एक कॉइल प्राइमरी, एक कॉइल है सेकेंडरी। अब यहाँ पे क्या करो, रेजिस्टेंस लगा के आप करंट की वैल्यू को क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। तो हमें पता है फ्लक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो यदि आई बढ़ेगा भाई तो बी बढ़ेगा, और बी जो होता है वो आता है किसमें, फाई में। तो बी बढ़ने से फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब करंट को चेंज करने से, यहाँ पर करंट को चेंज करने से फ्लक्स में वैल्यू में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। इसलिए यहाँ पर भी फ्लक्स में क्या होगा, चेंजिंग दिखेगा, जिसकी वजह से ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर है। तो इतनी बात कर लो भाई, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे इसमें, मतलब इसी टॉपिक को, इसमें जो लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है कैसे कैसे नहीं, ठीक है। तो छोटा छोटा टॉपिक ऐसे करके डेली बेसिस पे भाई पढ़ते जाओ, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बस इतनी सी बात होनी चाहिए, ठीक है। चलो।